नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैश बजट। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कैश बजट इज सेड टू बी अ डिटेल फोरकास्ट ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लो फॉर द फ्यूचर पीरियड। और इसमें शामिल किया जाता है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम को। कुछ बिजनेस अपने जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फोरकास्ट है या कैश बजट है, वो मंथली बेसिस पे बनाते हैं। कुछ बिजनेस ज़्यादा लॉन्गर बेसिस पे जो है ये कैश बजट प्रिपेयर करते हैं, लाइक एनुअल बेसिस पे। बट देर आर सम बिजनेस के जो आपके पास कैश बजट फ्रिक्वेंटली प्रिपेयर करते हैं, लाइक वीकली या इवन डे टू डे बेसिस पे। कैश बजट बनाने के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक ये कि आप आइडेंटिफाई कर लें कि कब आपके पास कैश सरप्लस या कैश शॉर्टेज होगी। अगर आप ये समझते हैं कि आपके पास फ्यूचर में कभी कैश सरप्लस होगा, तो कैश बजट बनाने की वजह से आप पहले से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसे किस अपॉर्चुनिटी में, किस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में अमाउंट को इन्वेस्ट किया जाए। और अगर कैश डेफिसिट है तो बेटर टर्म पे फाइनेंस अरेंज कर लिया जाए। इसके अलावा कैश बजट बनाने के हवाले से जो मेन एम हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है, वो ये है कि बजट और एक्चुअल को कंपेयर किया जाए। अगर हम बजट बनाएंगे ही नहीं तो हम इसे किसके अगेंस्ट कंपेयर करके एक्चुअल परफॉर्मेंस को फाइंड आउट करेंगे, को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे नॉर्मल बजट बनाकर हम एक्चुअल रिजल्ट के साथ उसे मैच करते हैं ताकि कोई डेफिशिएंसी या वेरिएंस को आइडेंटिफाई कर सकें, वैसे ही कैश बजट भी जो है प्रिपेयर किया जाता है ताकि एक्चुअल कैश पोजीशन को फिर मॉनिटर किया जा सके कि वो बजट के मुताबिक है या नहीं, या उसमें क्या वीकनेस है। वीकनेस क्या हो सकती हैं? वीकनेस कुड बी सेड टू बी योर क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी में वीकनेस हो सकती हैं कि आप अपने कस्टमर को क्रेडिट पे गुड सेल कर रहे हैं लेकिन उनसे टाइमली पैसे रिकवर नहीं कर रहे। नाउ व्हेनेवर वी हैव टू एस्टिमेट अबाउट द फ्यूचर कैश फ्लो, वी नीड टू कंसिडर कि ये जो फ्यूचर कैश फ्लो है, इट इज़ बेस्ड ऑन सम अजम्पशन। तो अजम्पशन जो है ना आपकी रियलिस्टिक होनी चाहिए। ये अजम्पशन किसके मुतालिक होती हैं? दीज आर द अजम्पशन अबाउट सेल्स एंड द कॉस्ट ऑफ सेल्स, एंड ऑल्सो the assumption about lagged receipt and payment, like how long will it take for a receivable to pay what they owe, कि जितनी भी पैसे उन्होंने पे करने, उन्हें पे करने में कितना टाइम लग रहा है। इस assumption की बेस पे भी आपका कैश बजट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। या फिर हाउ मच आप अपना कितना टाइम ले रहे हैं अपने सप्लायर से उन्हें पेमेंट करने के लिए। टाइप्स ऑफ कैश बजट में दो टाइप्स आपको मेंशन की गई हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट बजट, कि जिसमें कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट जो है आप कंसिडर करते हैं डेफिनेटली ऑन द प्रिडिक्शन ऑफ सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो रिलेटिंग टू दीज आइटम्स। यानी ऑब्वियसली कैश रिसिप्ट आपकी बेस करती हैं सेल्स पे, सेल्स का कितना पोर्शन आपका कैश सेल है, कितना क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल के हवाले से आप कब पैसे रिसीव करेंगे, ये सब पॉइंट्स जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट बजट में कंसिडर किए जाते हैं। जबकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फोरकास्ट, ये फोरकास्ट जो है फ्यूचर की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को प्रिडिक्ट करती है। प्रोडिक्शन जो है उसमें तमाम आइटम जो भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के कह लो एलिमेंट हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज़, सब के मुतालिक प्रोडिक्शन की जाती है स्वय कैश के, जिसे बैलेंसिंग फिगर के तौर पे कैलकुलेट किया जाता है। और दूसरी बात यह कि रिसिप्ट एंड पेमेंट इज सेड टू बी मच मोर डिटेल दैन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फोरकास्ट। नेक्स्ट अबाउट फॉर्मेट। फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि आप सबसे पहले इसमें रिसिप्ट रिकॉर्ड करते हैं। ये रिसिप्ट कुड बी फ्रॉम द कैश सेल, ये कैश सेल से रिसिप्ट हासिल होती हैं, या फिर अगर आपने क्रेडिट पे गुड सेल किए हैं तो क्रेडिट कस्टमर से जो कैश रिसीव हो रहा है वो हो सकता है। इसके अलावा सेल प्रोसीड फ्रॉम नॉन करंट एसेट एंड ऑल्सो द कैश रिसिप्ट फ्रॉम लोन, दीज आर ऑल सेड टू बी रिसिप्ट्स। पेमेंट्स में इससे एक्जैक्टली ऑपोजिट कैश परचेजेस के हवाले से पेमेंट, कैश पेमेंट टू सप्लायर्स जिनसे हमने क्रेडिट पे चीज़ें परचेज़ की हैं, उन्हें बाद में जो पेमेंट कर रहे हैं, दैट कुड बी द पेमेंट। मींस के करंट मंथ में हम जो पेमेंट कर रहे हैं उसमें कैश परचेज़ की पेमेंट भी हो सकती है, और जो हमने लास्ट मंथ में चीज़ें परचेज़ की थी उनकी पेमेंट भी करंट मंथ में की जा सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कैश पेमेंट फॉर द नॉन करंट एसेट, इफ़ यू हैव परचेज सम नॉन करंट एसेट तो उसकी पेमेंट, एंड रीपेमेंट ऑफ लोन इफ़ एनी, यानी अगर आपने कोई लोन लिया था और उसे आपने इस पीरियड में रीपे किया तो ये भी ऑब्वियसली आपके लिए कैश आउटफ्लो है। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट का जो डिफरेंस है, इसे नाम दिया जाता है नेट कैश फ्लो। इट कुड बी नेट कैश इनफ्लो और नेट कैश आउटफ्लो। मींस अगर आपके पास रिसिप्ट ग्रेटर हैं पेमेंट से तो इट कुड बी सेट नेट कैश इनफ्लो, और अगर पेमेंट ग्रेटर होंगी तो ऑब्वियसली कैश आउटफ्लो। इस नेट कैश फ्लो में आप ओपनिंग बैलेंस को एडजस्ट करेंगे एंड देन यू विल गेट द क्लोजिंग बैलेंस।
सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ कैश बजट। अगेन कंसिडर कर लें, सबसे पहले रिसिप्ट है, रिसिप्ट एंड देन पेमेंट्स। डिफरेंट सोर्सेज हैं रिसिप्ट्स के और पेमेंट्स के। अब इन रिसिप्ट और पेमेंट का जो डिफरेंस है, इट इज़ नेम्ड एज नेट कैश फ्लो। इस नेट कैश फ्लो में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस एडजस्ट किया जाता है। ओपनिंग बैलेंस एडजस्ट किया जाता है तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। सो दिस इज़ हाउ कैश रिसिप्ट इज़ गिवन टू यू फॉर एवरी मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट कही जाए। और इट कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ कैश रिसिप्ट इन्होंने एक्चुअली मेंशन किए हैं, बट अगर आप लोन लेते हैं तो वो भी एक फॉर्म ऑफ कैश रिसिप्ट है। देन पेमेंट्स आर मेंशन अगेन, यू हैव बीन गिवन थ्री टाइप्स ऑफ पेमेंट: पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट टू वेजेस एंड सैलरीज, राइट। वन थिंग दिस इज मिसिंग हियर एंड दैट इज पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। आप जो डे टू डे बिजनेस रन करने के हवाले से एक्सपेंसेस कर रहे हैं, उनकी पेमेंट भी यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है। प्लस आपके पास ये भी कहा जा सकता है कि बिज़नेस, अगर कंपनी का बिज़नेस है तो उसके शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट में से शेयर दिया जाता है, दैट इज सेड टू बी पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सो ये आपके पास सारी पेमेंट्स रिकॉर्ड होंगी। और पेमेंट के बाद टोटल पेमेंट और टोटल रिसिप्ट का डिफरेंस नेट कैश फ्लो, और नेट कैश फ्लो को फिर ओपनिंग बैलेंस में एडजस्ट किया जाएगा और आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। लैग रिसिप्ट एंड पेमेंट के हवाले से देयर कुड बी डिफरेंट पॉलिसीज ऑफ द बिजनेस, या नेगोशिएशन डिफरेंट हो सकती हैं कस्टमर के साथ। लाइक आप अपने कस्टमर के साथ नेगोशिएट करते हैं कि क्रेडिट पे सेल करते हुए कि 60% अमाउंट जो है वो नेक्स्ट मंथ में पे कर दी जाएगी। यानी जितने भी लोगों को आप क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, उन्हें आप ये कहते हैं कि 30 डेज़ के अंदर जो है वो पेमेंट कर दें। और देन आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 60% लोग उसमें से 30 डेज़ के अंदर पेमेंट कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप एक महीने बाद की उसकी कैश रिसिप्ट रिकॉर्ड करेंगे जो सेल आपकी करंट मंथ में हो रही है। लाइक इफ़ यू आर सेलिंग गुड्स इन जनवरी और यू आर एक्सपेक्टिंग दैट 60% ऑफ योर रिसीवेबल योर कस्टमर वुड पे इन फेबररी, तो जनवरी की क्रेडिट सेल का 60% आपको फरवरी में मिलेगा, बाद में मिलेगा। इसी तरह इट माइट बी पॉसिबल दैट 35% ऑफ रिमेनिंग वुड बी पेड इन फरवरी मार्च, मीन्स कि जनवरी की सेल्स का 60% आप फरवरी में और 35% आप मार्च में रिसीव कर रहे हैं, और बाकी 5% इट माइट बी पॉसिबल कि वो बैड डेट आपको मेंशन किया जाए। प्रिपेयरिंग अ कैश बजट के हवाले से आपने कंसिडर करना है कि हाउ मच यू हैव रिसीव फ्रॉम योर कस्टमर, और वो कम पे कर रहे हैं और कितने बैड डेट हैं, जिसके मतलब अभी मैंने बात की आपसे। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल में कह रहे हैं कि बिजनेस हैज़ एस्टिमेटेड दैट 10% ऑफ इट्स सेल्स विल बी कैश सेल, ठीक है, जितनी सेल्स हैं उसका 10% कैश सेल है, एंड द रिमाइंडर क्रेडिट सेल, और बाकी की क्रेडिट सेल है। इट इज़ ऑल्सो एस्टिमेटेड दैट 50% ऑफ क्रेडिट कस्टमर विल पे इन द मंथ, जो भी आपके पास फॉलोइंग सेल्स, जिस मंथ में आपने सेल की है उससे अगले महीने में 50% आपके कस्टमर पे कर देते हैं, 30% 2 मंथ आफ्टर सेल्स, 30% 2 महीने के बाद, एंड 15% 3 मंथ आफ्टर सेल। व्हाट डज इट मीन्स दैट जनवरी में जो आप सेल करते हैं क्रेडिट सेल्स, उसका 50% फरवरी में, 30% मार्च में, और 15% अप्रैल में आपको रिसीव हो जाएगा, और बाकी 5% आपका बैड डेट हो जाएगा। टोटल सेल्स फिगर आपके पास डिफरेंट मंथ्स की, 6 मंथ्स की आपको मेंशन है, एंड रिक्वायर ये किया जा रहा है कि मंथ बाय मंथ बजट बनाना है ऑफ द कैश रिसीव फ्रॉम द सेल फॉर द मंथ्स जनवरी टू मार्च। तो हमने जनवरी से लेकर मार्च तक का कैश बजट बनाना है। सो इस मकसद के लिए सबसे पहले जो उन्होंने रिकॉर्ड दिया हुआ है अक्टूबर का, उसे हम कंसिडर करते हैं सेल्स इन अक्टूबर। जो आप अक्टूबर में सेल्स कर रहे हैं क्रेडिट सेल्स, पहली बात है अमाउंट कितनी है क्रेडिट सेल्स की। अक्टूबर में सेल्स टोटल जो आपके पास हो रही हैं, दीज आर 80,000 सेल्स। 80,000 का 10% तो कैश सेल है, बाकी 72,000 आपकी क्रेडिट सेल है। सेल्स इन अक्टूबर कितनी है क्रेडिट सेल्स? 80,000 का क्रेडिट सेल्स इन अक्टूबर, 80,000 का 90%। अगर 10% कैश सेल है तो बाकी 90% क्रेडिट सेल होगा, यह आ गया 72,000, राइट। अब जो अक्टूबर की सेल्स हैं उसकी कितनी अमाउंट आप किस मंथ में रिसीव करेंगे, ये हमने कंसिडर करना है। अक्टूबर की सेल्स का 50% नवंबर में रिसीव होगा, 50% ऑफ 72,000,
ये आपको नवंबर में रिसीव होगा। दिसंबर में आप रिसीव करेंगे 30% ऑफ दिस, यानी 72,000 का 30% आप दिसंबर में रिसीव करेंगे, और जनवरी में 15% ऑफ 72,000, राइट। तो हमें चूंकि बजट बनाना है सिर्फ जनवरी फरवरी मार्च का, तो अगले पॉइंट्स में हम सिर्फ और सिर्फ जनवरी फरवरी मार्च की कैश रिसिप्ट को कंसिडर करेंगे। सो इसी तरह आपके पास जो क्रेडिट सेल्स आपने की हैं इन नवंबर, ये अमाउंट कितनी है पहले ये कैलकुलेट करते हैं। नवंबर में जो सेल्स की गई हैं ये 60,000 है, और 60,000 का अगेन 90% आपकी क्रेडिट सेल है। अगर 10% कैश सेल है तो रिमेनिंग कितना रह जाता है, 90%। दिस इज सेड टू बी क्रेडिट सेल। नवंबर की सेल्स का 50% दिसंबर में, 30% जनवरी में रिसीव किया जाएगा एज पर कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। तो 30% ऑफ 54,000 आप जनवरी में रिसीव करेंगे, और फेब में 15% ऑफ 54,000, राइट। इसी तरह क्रेडिट सेल जो आपने की हैं दिसंबर में, जो आपने क्रेडिट सेल की हैं इसकी अमाउंट आपके पास गिवन है 40,000, और 40,000 का 90% आपके पास क्रेडिट सेल होगी, यानी 36,000। अब दिसंबर की सेल का 50% आप जनवरी में रिसीव करेंगे, 15% ऑफ 36,000 विल बी रिसीव इन जनवरी। फेब में आप रिसीव करेंगे 30% ऑफ दिस, मीन्स, एंड मार्च में 15% ऑफ 36,000। सो चूँकि हमने जनवरी फरवरी मार्च तीनों का कैश बजट बनाना है, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन कंसिडर की जाएगी व्हाइल मेकिंग द कैश बजट। नाउ क्रेडिट सेल्स इन जनवरी, जनवरी में जो क्रेडिट सेल्स हैं उसकी अमाउंट है, जनवरी की सेल्स हैं 50,000, तो 50,000 का अगेन 90%, तो ये आ जाएगा 45,000। सो जनवरी की सेल का फरवरी में आप रिसीव करेंगे 50%, एंड मार्च में रिसीव करेंगे आप 30%। अप्रैल का मैं नहीं लिख रहा, किस वजह से कि अप्रैल का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है अप्रैल का बजट बनाने की। देन यू हैव अ क्रेडिट सेल्स इन फरवरी एज वेल। तो क्रेडिट सेल जो आपके पास फेब में हुई हैं ये कितनी है, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं। दीज आर 60,000, तो 90% ऑफ 60,000 ये आपके पास क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी, विच इज़ 54,000। और फेब की सेल का 50% आप मार्च में रिसीव करेंगे, 50% ऑफ 54,000। बाकी आपके पास 30% और 15% अप्रैल मई में रिसीव किया जाएगा, जिसको हम कंसिडर नहीं कर रहे। रीज़न बीइंग ये कि वी हैव बीन आस्क्ड टू प्रिपेयर अ बजट ऑफ जनवरी फरवरी मार्च ओनली, एंड देन मार्च की सेल्स क्रेडिट सेल्स के हवाले से हम कंसिडर नहीं कर रहे, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट मार्च की क्रेडिट सेल्स का आपको 50% अप्रैल में मिलेगा, देन 30% मई में, एंड देन 15% जून में। सो हमें बजट सिर्फ जनवरी फरवरी मार्च का बनाना है, दैट इज़ वाई। सो इन अमाउंट की कैलकुलेशन कर लेते हैं कि जो आपके पास जनवरी फरवरी मार्च से रिलेटेड हैं। सो फर्स्ट इट इज़ 15% ऑफ 72,000, it will be 10,800. Then it is 30% of 54,000, 10,800, 15,000, 16,200, and 81,100. Then December की sales 50% of 36,000, 18,000, 10,800, and 5,400. सो जनवरी की सेल का 50% आ जाएगा 22,500, एंड 13% 13,500। फेब की सेल का 50% 27,000। सो यू नीड टू प्रिपेयर अ बजट ऑफ जनवरी, फरवरी एंड मार्च ओनली।
फर्स्ट फैक्ट ये है कि वी हैव टू कंसिडर द कैश सेल। हर मंथ में जितनी भी सेल्स की गई है उसका 10% कैश सेल है। तो जनवरी की मंथ की सेल है 50,000 और 50,000 का 10% 5,000 हम उसी मंथ में कैश सेल के हवाले से रिसीव कर लेंगे। फेब की सेल के है आपके पास 60,000 अमाउंट और उसका 10% फरवरी में ही रिसीव होगा, वो 6,000 आ गया। एंड मार्च की सेल 90,000 है, उसका 9,000 आपके पास आ जाएगा। दीज आर द कैलकुलेशन ऑफ कैश सेल। रिमेंबर इससे पहले जो हमने कैलकुलेशन की है वो क्रेडिट सेल की है, उसे भी हम रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन ये फर्स्ट पॉइंट है दैट अ बिजनेस हैज एस्टिमेटेड दैट 10% ऑफ इट्स सेल्स विल बी कैश सेल। तो कैश सेल का तो मतलब ये होता है कि जिस वक्त हमने सेल की उसी वक्त कैश रिसीव कर लिया, इसलिए जनवरी के महीने की 10% की सेल उसी वक्त रिसिप्ट हो रही है। देन हम बात करते हैं कैश रिसिप्ट की। अब ये कैश रिसिप्ट में हमने डिफरेंट मंथ्स को कंसिडर करना है। अक्टूबर से हम स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर के मंथ्स में जो हमने सेल की थी उसमें से 10,800 हम जनवरी में रिसीव कर रहे हैं, तो वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे 10,800 फॉर अक्टूबर सेल्स। फरवरी में और मार्च में कुछ भी रिसिप्ट नहीं होगा। देन जो सेल थी नवंबर की, उसमें जनवरी में हम 16,200 और फरवरी में 8,100 रिसीव कर रहे हैं। सो 16,200 एंड 8,100 ये नवंबर की सेल्स के हवाले से कैश रिसिप्ट रिकॉर्ड की। देन दिस इज़ दिसंबर, और दिसंबर की सेल्स के हवाले से जनवरी में 18,000, फरवरी में 10,800 और मार्च में 5,400 रिसीव किया जा रहा है। 18,000, 10,800 एंड 5,400। दैन इसके बाद जनवरी की सेल के हवाले से 22,500 फरवरी में और 13,500 मार्च में रिसिप्ट होगी। अब जनवरी में कुछ भी रिसिप्ट नहीं हो रही। 22,500 एंड 13,500। देन इसके बाद हमारे पास आ जाती है, दिस इज़ 45,000 का 30% एंड 50%, राइट। देन इट इज़ मार्च में हम जो रिसीव करेंगे फरवरी की सेल का वो 27,000 है, सो इट विल बी रिकॉर्डेड है। सो हेंस यू कैन फाइंड आउट द टोटल कैश रिसिप्ट फ्रॉम जनवरी टू मार्च। तो ये आ जाएंगे आपके पास 18, 34 और 45, 50,000 की कैश रिसिप्ट आएगी जनवरी में। देन आपके पास 14,100, 24,900, 47,400 आई थिंक सो, एंड देन 14,400, 27,900 और 54,900 द कैश रिसिप्ट इन मार्च। सो लेट्स सी 50, 47, 4 एंड 54, 9 ये हमारे पास कैश रिसिप्ट आ रही हैं डिफरेंट मंथ्स के हवाले से जो उन्होंने रिक्वायर किया था। नाउ इट इज़ एक्टिविटी 1 विच इज़ अगेन द सेम, इसमें लेकिन कंडीशन डिफरेंट हो सकती है, एंड दैट इज़ इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 60% ऑफ क्रेडिट कस्टमर will pay in the month following sale, 30% 2 months after sales and 10% 3 months after sale, and no bad debt is there। तो आपके पास जो भी सेल्स है उसके हवाले से 60% आपको क्रेडिट सेल आपको अलहदा से कॉलम में मेंशन है ये, तो इसके हवाले से कैश रिसिप्ट को हमने कंसिडर करना है। एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज़ टू प्रिपेयर बजट, मंथ बाय मंथ बजट, सारे बजट आपने बनाने हैं, हर मंथ का बजट शायद बनाना है। और बिजनेस इज प्रिपेयरिंग कैश बजट फॉर द पीरियड जुलाई टू सितंबर, नो जुलाई टू सितंबर आपने बजट बनाना है। सो यू नीड टू अगेन आइडेंटिफाई कि जुलाई टू सितंबर के मंथ्स में किस किस मंथ्स की कैश रिसिप्ट होंगी। तो अगेन हम अगर कंसिडर करें अप्रैल की मंथ की जो क्रेडिट सेल है, सिर्फ अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ, 60,000। इस 60,000 का 60% आपको मिलेगा मई में, 60% ऑफ 60,000 ये आपको मई में मिलेगा। एंड जून में आपके पास इस सेल्स का 30% एंड जुलाई में 10%। सो हमें चूंकि जुलाई से रिकॉर्डिंग करनी है तो जुलाई के मंथ में अप्रैल के मंथ की सेल का
10% यानी 6,000 सिर्फ कैश रिसिप्ट होगी। एंड सो ऑन, हर मंथ के हवाले से आपने क्रेडिट सेल को कंसिडर करना है। पेमेंट टू सप्लायर एंड फॉर वेजेस एंड सैलरीज, सप्लायर के हवाले से यूजली जो आपको कंडीशन दी जाती है वो ये है कि जिस मंथ आप चीज़ें परचेज कर रहे हैं उससे नेक्स्ट मंथ में आपने पेमेंट कर देनी है। और वेजेस एंड सैलरीज जनरली आपके पास उसी मंथ में पे की जाती हैं, बट इट माइट बी पॉसिबल दैट यू हैव बीन गिवन दैट द सैलरीज आर पेड इन द फॉलोइंग मंथ, यानी अगले महीने पे की जा रही हैं। समटाइम हमें क्वेश्चन में कुछ कम्प्लेक्सिटी दे दी जाती है कि आपको इन्वेंट्री के लेवल की बेस पे ये आइडेंटिफाई करना है कि कितने यूनिट आपने परचेज करने हैं और देन उसके हवाले से आपने कब पेमेंट करनी है। यानी इट कुड बी पॉसिबल दैट नेक्स्ट मंथ की सेल का 10% आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री होनी चाहिए, इस किस्म की कंडीशन दे दी जाती है। लाइक फॉर दिस एन एग्जाम्पल, अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मेक्स एंड सेल विजिट्स, ईच विजिट रिक्वायर 2 यूनिट्स ऑफ raw material which cost $3 each. Production and sales quantities of widgets of each month are as follows. तो आपके पास ये आपको सेल्स एंड प्रोडक्शन गिवन है। In the past, the business has maintained an inventory of raw material at 1 lakh units. पास में 1 लाख यूनिट आप इन्वेंट्री के मेंटेन रखते थे। However, it plans to increase raw material inventory to 1,10,000 unit at the end of January and 1,20,000 unit at the end of February. द बिजनेस टेक्स 1 मंथ क्रेडिट फ्रॉम इट सप्लायर, यानी जिस वक्त आप चीज़ें परचेज करते हैं उसके नेक्स्ट मंथ में आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं। कैलकुलेट द बजटेड पेमेंट टू सप्लायर ईच मंथ ऑफ फॉर रॉ मटेरियल परचेज। सो आपने जो इन्फॉर्मेशन जिसको कंसिडर करना है वो ये है कि 2 यूनिट्स आपको रिक्वायर्ड हैं रॉ मटेरियल के, ताकि आप फिनिश प्रोड्यूस कर सकें। सेकंड, आपके पास उन्होंने इन्वेंट्री के हवाले से इन्फॉर्मेशन दी है कि पहले आपके पास में 1 लाख यूनिट्स इन्वेंट्री के मौजूद होते थे, लेकिन जनवरी के एंड में इसे इंक्रीज़ करके 1,10,000 और फरवरी के एंड में से इंक्रीज़ करके 1,20,000 कर दिया गया है। नाउ यू नीड टू कंसिडर कि आपने कितनी जो है वो परचेज़ करनी है किस मंथ में, एंड देन फिर उसके फॉलोइंग मंथ में आपको पेमेंट करनी है, तो उसके हवाले से रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा या बजट बनाया जाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। दिसंबर के महीने में जो चीज़ें हम परचेज़ करेंगे, जितने यूनिट हम परचेज़ करेंगे उसकी पेमेंट हमने जनवरी में करनी है। द डिमांड इन दिसंबर मंथ वो 50,000 यूनिट्स की है, फिनिश गुड के यूनिट्स की, और एक फिनिश गुड का यूनिट बनाने के लिए 2 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है। इसका मतलब है दिसंबर के मंथ में आपके पास जो यूनिट्स परचेज़ किए जाएंगे रॉ मटेरियल के वो 1 लाख यूनिट होंगे रॉ मटेरियल के जो परचेज़ करेंगे, राइट। अगेन अगर आप देख लें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक 50,000 यूनिट दिसंबर में सेल्स एंड प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, राइट। अब 50,000 यूनिट फिनिश गुड के प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, और हर यूनिट के लिए कितने जो है आपके पास रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, दिस इज 2 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड। सो फॉर 50,000 यूनिट कितने यूनिट रिक्वायर्ड होंगे, 1 लाख, और 1 लाख यूनिट आपके पास दिसंबर में परचेज किए जाएंगे। एक यूनिट की प्राइस आपको मेंशन की गई है $3। सो टोटल आपके पास दिसंबर में जो परचेज़ की जाएंगी वो 3 लाख की वैल्यू की गुड्स परचेज़ की जाएंगी। इसी तरह जनवरी का हम कंसिडर करते हैं। जनवरी के हवाले से क्या मेंशन है, दैट इन जनवरी 55,000 यूनिट आप सेल एंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। जनवरी में 55,000 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं। हर यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 2 यूनिट रिक्वायर्ड हैं। सो ये टोटल 1,10,000 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल आपको परचेज़ करना है। बट जनवरी के एंड में आपकी इन्वेंट्री 10,000 यूनिट से इंक्रीज़ भी हो रही है, तो जो इंक्रीज़ हो रही है आपके पास नंबर ऑफ़ यूनिट वो भी आपको परचेज़ करने पड़ेंगे। 1,10,000 तो रॉ मटेरियल के यूनिट आप ख़रीद के उसे मैन्युफैक्चर करेंगे और बनाकर बेच देंगे। बाकी 10,000 यूनिट आपके पास पड़े रहने चाहिए, रिमेनिंग एट द क्लोजिंग स्टॉक होने चाहिए, तो वो भी ऑब्वियसली आप परचेज़ करेंगे तो आपके पास मौजूद होंगे। सो द टोटल रिक्वायरमेंट इन जनवरी वुड बी 1,20,000 यूनिट, और ये 1,20,000 यूनिट $3 पर यूनिट के हिसाब से 3,60,000 के होंगे। नेक्स्ट इन फरवरी द डिमांड इज़ फॉर 55,000 यूनिट इन जनवरी एंड 60,000 यूनिट इन फरवरी। फरवरी में 60,000 यूनिट सेल होने हैं। हर यूनिट के लिए फिनिश गुड के हर यूनिट के लिए 2 यूनिट रॉ मटेरियल के चाहिए, तो ये टोटल 1,20,000 आपके पास
यूनिट मैन्युफैक्चर रॉ मटेरियल के यूनिट चाहिए। प्लस आपके पास यहाँ पे भी 10,000 इन्वेंट्री लेवल में शायद इंक्रीज़ हो रहा है, दैट वी हैव बीन गिवन द रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इंक्रीज टू 1,10,000, यानी 1,00,000 से 1,10,000 हो रही है एट द एंड ऑफ जनवरी, और मज़ीद आपके पास 1,20,000 हो रही है एट द एंड ऑफ फरवरी। सो जनवरी में ये 1,10,000 हो गई थी, नॉर्मल से 10,000 का इजाफा हो गया था, मज़ीद 10,000 का इजाफा फरवरी में हो जाएगा। सो इट विल बी 1,30,000, जैसे 3 से मल्टीप्लाई करें तो इट विल बी 3,90,000। सो यही आपके पास पेमेंट्स की जाएंगी जनवरी फरवरी मार्च में। दिसंबर में जो सेल की जा रही है, उसकी पेमेंट जनवरी में, जनवरी में जो सेल की जा रही है उसकी पेमेंट फरवरी में, और फरवरी में जो सेल की जा रही है उसकी पेमेंट मार्च में की जाएगी। पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज के हवाले से कंडीशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास पेमेंट ऑफ ओवरहेड की बात हो रही है तो यू मस्ट कंसिडर दैट हाउ मच ऑफ दिस अमाउंट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस फॉर द नॉन कैश एक्सपेंस। रिमेंबर दैट नॉन कैश एक्सपेंस को कैश में पे नहीं किया जाता, सो दैट इज़ वाई नॉन कैश एक्सपेंस को टोटल एक्सपेंस में से माइनस कर दिया जाता है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द कैश पेमेंट। Like in this example, a manufacturing company makes a product WSX for which the variable overhead cost is $2 per unit. Fixed costs are budgeted at 4,50,000, of which जिसमें से 1,30,000 are depreciation charges. So it means कि 3,20,000 की बाकी कॉस्ट है जो आपने पे करनी है। The remaining fixed costs are incurred at a constant rate every month, with the exception of factory rental, स्वाय factory rental के, which are 80,000 each year, जो 80,000 हैं हर साल के, एंड 50% इन दिसंबर एंड 50% इन जून पे किया जाता है। तो साल का जो रेंट है 80,000, उसका 50% यानी 40,000 पे किया जाता है दिसंबर में, और 40,000 इन जून। विद द एक्सेप्शन ऑफ रेंटल कॉस्ट, 10% ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस आर पेड फॉर इन द मंथ दे अकर। जितने भी ओवरहेड के एक्सपेंसेस हैं उसका 10% उसी मंथ में पे कर दिया जाता है, एंड 90% आर पेड इन द फॉलोइंग मंथ। तो दीज आर द कंडीशन। और फिर उसके बाद आपके पास बजटेड प्रोडक्शन दी हुई है, रिक्वायर कर रहे हैं कि आप अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का बजट बनाएं। सो फर्स्ट हम इसका कंसिडर करते हैं कि फ़िक्स कॉस्ट आपके पास कितनी पे की जा रही है। सो इट इज़ 4,50,000 इन टोटल, और इसमें से 1,30,000 तो हो गया आपके डिप्रिसिएशन चार्जेस। तो 4,50,000 की टोटल फ़िक्स कॉस्ट है, उसमें से अगर 1,30,000 आपके पास डिप्रिसिएशन चार्जेस हैं जो कि नॉन कैश एक्सपेंस है, बाकी अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी 3,20,000। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दिस इज अबाउट फिक्स कॉस्ट। हमने ये फाइंड आउट करना है कि कितनी फिक्स कॉस्ट किस मंथ में पे की जा रही है। इसके लिए एनुअल फिक्स कॉस्ट 4,50,000 में से फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिप्रिसिएशन थी, आपका डिप्रिसिएशन एक्सपेंस था 1,30,000, वो लेस किया बिकॉज इट इज़ ऑन नॉन कैश एक्सपेंस। देन हम डिडक्ट करें 80,000 का रेंट, क्योंकि रेंट हर महीने नहीं पे किया जा रहा, ये दो पर्टिकुलर मंथ्स जून और दिसंबर में पे किया जा रहा है। तो रिमेनिंग आपके पास अमाउंट आ जाती है 2,40,000, राइट। अब ये 2,40,000 की अमाउंट एवरी मंथ एक जैसी पे की जा रही है, तो 12 मंथ्स के पीरियड में अगर 2,40,000 पे किए जा रहे हैं तो एवरी मंथ द एक्सपेंसेस 20,000। सो फिक्स कॉस्ट to be paid in हमें अक्टूबर से दिसंबर तक की बात की है। अक्टूबर में आप पे करेंगे 20,000 की फ़िक्स कॉस्ट, नवंबर में भी आप पे करेंगे 20,000 की ही फ़िक्स कॉस्ट, लेकिन दिसंबर में ना सिर्फ आपने 20,000 की फ़िक्स कॉस्ट पे करनी है, बल्कि रेंट का 50% भी, यानी 40,000, 80,000 के रेंट का 50% भी पे किया जाएगा। सो इट विल बी टोटल 60,000। तो ये आपके पास फिक्स कॉस्ट जो पे की जा रही है उसकी बात है। नाउ इट इज़ अबाउट वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के हवाले से अगर हम कंसिडर करें तो वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट्स के हवाले से दे हैव गिवन अस दैट द वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट इज़ $2 पर यूनिट, ठीक है।
एंड कंडीशन इसकी बताई जा रही है कि 10% ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस आर पेड फॉर इन द मंथ दे अकर, जिस महीने में अकर होते हैं उसी महीने में पे कर दिए जाते हैं, और 90% इन द फॉलोइंग मंथ। अब सितंबर के महीने में हमने 40,000 यूनिट प्रोड्यूस किए। अगर एक यूनिट प्रोड्यूस करने के एक्सपेंसेस $2 हैं तो 40,000 यूनिट पे करने के एक्सपेंसेस हो जाएंगे 80,000। 80,000 में से 10% तो हम सितंबर में ही पे करेंगे और बाकी 90% आप पे करेंगे अक्टूबर में। सो इट विल बी रिकॉर्डेड सितंबर 40,000 यूनिट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। एक यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट $2 है वेरिएबल ओवरहेड की, तो ये आ जाएगी टोटल कॉस्ट 80,000 का 10% आप सितंबर में ही पे करेंगे और बाकी 90% आप अक्टूबर में पे करेंगे। पेड इन अक्टूबर ये आ जाएगा आपके पास 90% ऑफ 80,000, यानी 72,000 की अमाउंट आप अक्टूबर में पे करेंगे। इसी तरह हम अगर बात करें अक्टूबर की प्रोडक्शन की, तो अक्टूबर में कितने यूनिट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं? दीज आर 60,000 यूनिट। 60,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आप $2 पर यूनिट के हिसाब से जो कॉस्ट खर्च करेंगे वो है 1,20,000। अब इसके बारे में अगर हम कंसिडर करें कि पेड इन अक्टूबर, कि अक्टूबर में से ही कितनी पे की जाएगी, तो वो 10% ऑफ दिस है कि जिस मंथ अकर हो उसी मंथ में उसका 10% पे किया जाता है। 10% ऑफ 1,20,000 एंड इट विल बी 12,000। और पेड इन नवंबर, बाकी 90% इसका नवंबर में पे कर दिया जाएगा, तो ये आ जाएगा 1,08,000। इसी तरह हम कंसिडर करें अबाउट नवंबर। नवंबर के महीने में कितनी प्रोडक्शन की जा रही है? दिस इज़ 50,000। 50,000 यूनिट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। एक यूनिट की कॉस्ट $2 है, सो इट विल बी 1 लाख, राइट। और इसका कितने परसेंट जो है नवंबर में पे करेंगे? पेड इन नवंबर विल बी 10%, means 10,000, and paid in December 90%, means 90,000. So after this we need to consider about the sale of December, production of December, that is given to you as 30,000। तो ये 30,000 यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए $2 पर यूनिट के हवाले से 60,000 वेरिएबल कॉस्ट खर्च होगी, जिसका 10% दिसंबर में ही पे किया जाएगा एंड 10% वुड बी 6,000। सो इस तरह हमने फाइंड आउट कर लिया कि व्हाट इज़ द कॉस्ट टू बी पेड इन अक्टूबर, और वो फिर बजट बनाकर हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के हवाले से फिक्स कॉस्ट हमने फाइंड आउट की थी सबसे पहले, एंड दैट वाज 20,000 इन अक्टूबर, 20,000 इन नवंबर एंड 60,000 इन दिसंबर। वेरिएबल कॉस्ट के हवाले से सितंबर में जो प्रोडक्शन हुई है उसका 72,000 अक्टूबर में पे किया जा रहा है, 72,000। फिर इसके बाद अक्टूबर में जो प्रोडक्शन हुई है उसका 10% अक्टूबर में और 90% नवंबर में, इन 12,000 एंड 1,08,000। देन नवंबर की सेल्स का 10% नवंबर में और 90% दिसंबर में, सो इट विल बी 10,000 एंड 90,000। एंड दिसंबर की सेल का 10% इन दिसंबर, so it will be 6,000. So total will be 20, 92 and 104,000, 20, 108 and 10,
138,000 and 156,000. So it is the answer